So a system is basically an arrangement which all its unit assemble, work together according to set of rules. It can also be defined as a way of working, organizing, or doing one or more tasks according to a fixed plan. For example, एक घड़ी हम ले लेते हैं, तो घड़ी जो है आपका क्या करेगी, उसमें बहुत सारे अलग अलग गियर्स है, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है, वो एक साथ काम करेंगे और तब जाके आपको टाइम दिखेगा. अगर एक भी चीज ठीक से काम नहीं करती है से in a system that all its some components depend with each other. तो किसी भी सिस्टम के अंदर उसके सभी कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ये वाली स्लाइड, सेकंड स्लाइड आई थिंक, इज इट विजिबल? Okay, so it's visible. अगर स्लाइड नहीं चेंज होती है या कुछ दिक्कत है स्क्रीन में, सो प्लीज माइक्रोफोन से बोल दीजिएगा, बिकॉज चैट बॉक्स हाइड हो जाता है, राइट? और मे ओके, चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन, एम्बेडेड सिस्टम्स. एम्बेडेड सिस्टम एज इट्स नेम सजेस्ट, क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड मीन्स समथिंग दैट इज अटैच्ड टू अनदर. अगर दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज हम करेंगे वो है एम्बेडेड सिस्टम. जैसे कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, अगर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर होता है वो, तो हम उसे बोलेंगे कि that integrated circuit is embedded into that PC. ठीक है? An embedded system can be thought of as a computer or a hardware having software on it. तो दो components है हमारे embedded system के, hardware and software. ठीक है? एक embedded system जो है, अब ये independent system भी हो सकता है या फिर एक किसी दूसरे बड़े system का part भी हो सकता है. जैसे कि आप सोचिए कि एक एयर कंडीशनर है, अब एग्जांपल लिया था हमने, तो एक एयर कंडीशनर है, उसमें एक सेंसर होगा. सेंसर कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा कि टेम्परेचर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, ज़्यादा है, और अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल करेगा. तो हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम है वो फिलहाल उस एयर कंडीशनर में सिर्फ एक कंट्रोलिंग यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है एयर कंडीशनर, जिसका एक छोटा सा पार्ट है जो उसको कंट्रोल कर रहा है. ठीक है? तो एम्बेडेड सिस्टम इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, यानी पूरा खुद के हिसाब से फंक्शन करेगा, या फिर एक दूसरे बड़े सिस्टम का एक पार्ट भी हो सकता है. अब एम्बेडेड सिस्टम जो है, इसमें ये या तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होगा या फिर प्रोसेसर बेस्ड होगा, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. स्पेसिफिक टास्क जैसे कि टीवी का रिमोट है, तो अपने जीवन भर टीवी का रिमोट ही रहेगा. ठीक है? इस तरीके से. यह एक फायर अलार्म है, तो पूरे जीवन में सिर्फ फायर को मॉनिटर करेगा. Now I have changed my slide and I am assuming that it is visible. If it is not visible, then one of you please ping me. Is it visible? Sorry, I could not hear you. Visible है ये? Yes, the components of embedded system is the title of this slide. Is it visible? Yes. Okay. No sir. So what is? No sir, slide change नहीं हुई. The title is components of embedded system. नहीं है? No sir. Slide change नहीं हुआ sir. Okay. लोग तो नजर उतारेंगे जब मेरा नाम सिर्फ मुझे बल्कि इसके अलावा 5% जाए इनकी शिक्षा की. निहार शाह खूबसूरत. Srishti Gupta, can you please put yourself on mute? सुरक्षा के लिए नंबर 1 निहार.
Is my screen visible now? Yes, sir. This is the title of this slide. Characteristics of embedded system. Sorry, components of embedded system. Is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Now, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो बेसिकली दो ही कंपोनेंट्स हैं एम्बेडेड सिस्टम में, विच इज हार्डवेयर एंड दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरी एक तो हार्डवेयर हम सभी समझते हैं कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होगा, उस माइक्रो कंट्रोलर पर कुछ ना कुछ एक सॉफ्टवेयर लिखा होगा जो सॉफ्टवेयर गवर्न करता है पूरे हार्डवेयर को, ठीक है। तो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एक तीसरी चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। So it has a real-time operating system that supervises the application software and provides mechanism to let the processor run a process as per scheduling by following a plan to control the latencies. तो पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, लेटेंसी क्या होता है, then we'll come to this RTOS। तो लेटेंसी इसका मतलब है कि अगर एक इवेंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से फायर अलार्म है, तो फायर अलार्म में सेंसर ने पता लगा लिया कि भाई आग लगी हुई है एक टाइम इंस्टेंट T1 पर, ठीक है। T1 टाइम इंस्टेंट पर पता लगा लिया, लेकिन अलार्म बजने में कुछ टाइम जाएगा, तो लेट्स से दैट टाइम इज T2। तो अब T1 और T2 के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका लेटेंसी, ठीक है। उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है लेटेंसी। और हमारे सिस्टम में सभी चीजें कम से कम लेटेंसी के साथ हो, टाइम पर हो, उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये किसी एक छोटे एम्बेडेड सिस्टम में हो सकता है, ना भी हो, ठीक। तो दो चीजें जो हमेशा रहेंगी वो है हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और RTOS हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। आगे चलते। I have changed my slide. Is it visible? The title of this slide is Characteristics of an Embedded System. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले सिंगल फंक्शन, यानी हमारा एम्बेडेड सिस्टम एक ही काम करेगा या फिर कुछ 4-5 काम है वही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस भी आएगा एक एम्बेडेड सिस्टम में और एक कंप्यूटर में, ठीक है। तो जैसे कि एक रिमोट है, तो हमेशा टीवी का रिमोट ही रहेगा, इससे अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन यहीं अगर मैं कंसिडर करूँ मेरे लैपटॉप को, जो कि एक कंप्यूटर है, वो एक जनरल पर्पस सिस्टम है, जनरल पर कर सकता है। हम जैसे कि अभी फिलहाल अपने लैपटॉप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। आप इस पर ब्राउजिंग कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, एक्सेल चला सकते हो, वर्ड चला सकते हो, सॉफ्टवेयर चलाएंगे हम आगे चल के इसी लैपटॉप पर। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एक जनरल पर्पस डिवाइस है, बहुत सारे काम आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये काम अपने टीवी के रिमोट के साथ कर सकते हैं? नहीं, है ना। टीवी का रिमोट हमेशा टीवी का रिमोट ही रहेगा, राइट। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टाइटली कंस्ट्रेंट। तो टाइटली कंस्ट्रेंट यानी कंस्ट्रेंट वर्ड्स को पहले एक वर्ड समझते हैं, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है कि क्या क्या लिमिटेशंस है हमारी। जैसे कि अगर मैं एक लैपटॉप बना रहा हूँ, तो लैपटॉप बनाने में क्या क्या लिमिटेशंस होगी। सबसे पहले होगी कॉस्ट। तो अगर मेरा लैपटॉप की के अराउंड हो। पावर कंजप्शन क्या है, अगर मेरा लैपटॉप जो है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, अगर 15-20 मिनट में उसकी बैटरी डाई हो जा रही है, सो अगेन वो काम का नहीं है। मेरा लैपटॉप बहुत स्लो काम कर रहा है तो भी नहीं आएगा। तो आपको सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करनी है, कॉस्ट मेरे बजट में हो, साइज जो है वो 1.5 kg, कल तो 1 kg से कम के लैपटॉप होते हैं, पावर कंजप्शन कम से कम हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, है ना। तो सभी चारों पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आपको एक चीज़ एम्बेडेड सिस्टम की, तो ये चीज़ें और टाइट हो जाती है। सो दैट इज़ व्हाई वी आर यूजिंग दी वर्ड टाइटली कंस्ट्रेंट। जैसे कि टीवी का रिमोट है, 5 किलो के टीवी का रिमोट होगा तो भाई नहीं उठा पाएंगे आप उसे, फिर वो रिमोट किस काम का। अगर उसकी बैटरी जो है वो 1 दिन में ही ख़त्म हो जा रही है तो फिर नहीं काम का है वो हमारे। अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा है, कॉस्ट बहुत
का था, तो हम उठ के जाग के अपने हाथ से टीवी को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब कि एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। बीइंग एन इंजीनियर हम डिज़ाइन करेंगे आगे जाके कभी ना कभी, तो हमेशा ध्यान रखना है। थर्ड जो एलिमेंट है वो है रिएक्टिव एंड रियल टाइम। फॉर एग्जांपल कि हम फायर अलार्म का एग्जांपल लिया था, तो अगर आग लगती है, हमारा सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है, तो फिर क्या होना चाहिए, इमीडिएटली अलार्म बज जाना चाहिए। लेकिन अगर ये अलार्म बज होने में बहुत टाइम लगता है तो मेरा सिस्टम काम का नहीं है। लेट्स से आग लगी और 20 मिनट बाद मेरा सिस्टम रिस्पॉन्ड है, सो इट इज ऑफ नो यूज, राइट। इट शुड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। और कई सारी चीज़ों में ये टाइम जो है वो माइक्रो सेकेंड्स का भी होता है कि एक कार है, उसकी क्रूज कंट्रोल के अंदर आपस में चीज़ें माइक्रो सेकेंड्स में एक दूसरे से कम्युनिकेट, रिएक्शन होना चाहिए। तो मेरा सिस्टम रिएक्टिव होना चाहिए, यानी कुछ उसने एक इवेंट आइडेंटिफाई किया तो उस पर रिस्पॉन्स होना चाहिए, और वो रिस्पॉन्स कम से कम समय में होना चाहिए, नियर रियल टाइम या रियल टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड। तो कुछ ना कुछ एक कंप्यूटिंग एलिमेंट होगा ही, ज़्यादातर केसेस में माइक्रो कंट्रोलर होगा, कहीं कहीं पे प्रोसेसर भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसमें मेमोरी होगी, तो इट मस्ट हैव अ मेमोरी एज इट, है ना। मेमोरी का क्या काम है, हम जो भी आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्राम कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा। वो प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होगा, तो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, ऐसी मेमोरी जो कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी वो वहीं पर डेटा सारा बना रहे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है रीड ओनली मेमोरी, रोम, आप लोगों ने शायद कभी पढ़ी होगी, ठीक है। तो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो एक मेमोरी में स्टोर होगा। और अगर मैं बात करूं माइक्रो कंट्रोलर्स की, तो वो मेमोरी होगी सम सॉर्ट ऑफ रोम, ठीक है। फ्लैश मेमोरी हो सकती है, डबल ई प्रोम हो सकती है, आजकल बहुत सारी है, लेकिन एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक। फिर हमारा सिस्टम कनेक्टेड है। जब भी हम कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उसके कंट्रोलर से जुड़ी होती हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है तो उसमें डिस्प्ले है, उसमें वॉइस है, ऑडियो है, कीपैड्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो अकेला ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटिंग एलिमेंट या माइक्रो कंट्रोलर ही है। वो माइक्रो कंट्रोलर के हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, HW एंड SW इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या काम में आते हैं, फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए, और हार्डवेयर जो है वो हमारा परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी। इसको हम आगे और समझेंगे अलग से कि वाई हार्डवेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, राइट। दैट इज इट इन एम्बेडेड सिस्टम। अब अगर आप बॉक्स में या आप माइक्रोफोन ओपन करके भी पूछ सकते हैं, सो आई विल रिस्पॉन्ड टू देम, एंड इसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप chat box. So Srishti Gupta has no doubt. No, sir. Anyone? कुछ लोग आप में से फर्स्ट ईयर वगैरह के भी हैं, उनको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। So everyone is saying that they don't have any doubts. Clear doubts? No, sir. Okay. ठीक है. So I'm moving ahead. ठीक. Okay, so is my screen visible now? Okay, thank you so much, स्तुति भास्कर। ठीक है, तो हम एक दूसरी चीज शुरू करते हैं।
सो फर्स्ट थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं और आपको इससे थोड़े डिफरेंसेस भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू से कई बार पूछा जाता है कि भाई एक सिंपल कंप्यूटर और एम्बेडेड सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो वो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो द टाइटल ऑफ दिस स्लाइड इज व्हाट इज अ कंप्यूटर। आई होप इट इज विजिबल, अगर नहीं है तो प्लीज बताइएगा। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों की जनरेशन में ये लैपटॉप वाली पिक्चर ध्यान में आती है, ठीक है। हम लोग की जनरेशन को ये वाली, थोड़े हम 5-10 साल बड़े हैं आपसे, तो ये वाली पिक्चर ध्यान में आती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है। लेकिन क्या ये कंप्यूटर है? तो हाँ है भी और शायद नहीं भी है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है हम आगे समझते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ कंप्यूटर का राइट दी आउटर बॉक्स है, ठीक है। ये जैसे कि मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, कुछ हमारे पास में हार्ड ड्राइव है, देन दिस इज द कैबिनेट, बट दिस इज नॉट द कंप्यूटर, राइट। दिस इज नॉट द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो आगे चलते हैं एंड अगेन द टाइटल ऑफ स्लाइड इज व्हाट इज अ कंप्यूटर, और यहाँ पर एक डायग्राम है सेंटर में जिसमें एक मदरबोर्ड है। इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो ये बेसिकली एक कंप्यूटर है आपका, ये एक मदरबोर्ड है। इसमें क्या क्या होगा आपका? तो इसमें डेफिनेटली एक सीपीयू होगा, ठीक है। आपका कोई ना कोई एक प्रोसेसर होगा, फिर इसमें पोर्ट्स होंगी, राइट। यूएसबी पोर्ट्स हैं जैसे हमारे पास, लैन पोर्ट्स हैं हमारे पास में, ऑडियो पोर्ट्स हैं जहाँ पे आप आपके ऑडियो डिवाइसेस वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। अलग हार्ड ड्राइव के लिए लगा सकते हो। फिर इसमें कुछ वाईफाई ईथरनेट कार्ड होगा, वीडियो प्रोसेसिंग कार्ड होगा, ठीक है। सो दिस बेसिकली इज कंप्यूटर, राइट। इट विल हैव अ प्रोसेसर, फिर इसके साथ में कुछ ना कुछ वीडियो ऑडियो कार्ड्स होंगे, ईथरनेट कार्ड्स होंगे, पोर्ट्स होंगी, और इन सबको मिला के फिर यही सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली हमारे मॉनिटर से कनेक्टेड हैं, हमारे सीडी ड्राइवर से कनेक्टेड हैं, हमारी यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कंप्यूटर इज, राइट। फिर दो तरह के कंप्यूटर मॉडल हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड दी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और दूसरा जो है वो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इन दोनों में डिफरेंसेस समझने की ज़रूरत है गाइस। सो लेफ्ट हैंड साइड है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है आपका? तो यहाँ पर एक सीपीयू है, ठीक है। आपका जो मेमोरी है, मेमोरी में 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक पोर्शन मेमोरी का जहाँ पे आप आपका प्रोग्राम रखते हो कि मेरा सीपीयू क्या करेगा, तो कौन बताएगा उसे? सॉफ्टवेयर बताएगा। और सॉफ्टवेयर के लिए जो वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कोड। सो कोड विल टेल माई सीपीयू कि क्या करना है। और इसके अलावा जब भी हम कोई कंप्यूटेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ डेटा होगा, तो वो जो डेटा है वो भी मेमोरी में स्टोर होगा। तो मेमोरी में 2 तरीके की चीज़ है, कोड एंड डेटा। अब हमारी जो मेमोरी होती है वॉन न्यूमन मॉडल में, वो एक सिंगल मेमोरी होती है। आप अपने सीपीयू से एक एड्रेस इशू करते हैं और उस मेमोरी पर जो भी वो इन्फॉर्मेशन हमारे सीपीयू में आ जाती है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोग्राम का एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है या फिर हमारे डेटा का एक पीस हो सकता है, ठीक है। कहाँ से आएगा वो? तो 2 तरह की बसेस यूज़ होती हैं, बस BUS, ठीक है। 2 तरह की बस यूज़ होती है। एक होती है एड्रेस बस। एड्रेस बस बताती है कि मेमोरी के किस लोकेशन पर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। जब हमारी मेमोरी को पता चलता है कि ठीक है यहाँ पर स्टोर्ड है, तो फिर हमें वो इन्फॉर्मेशन, उस मेमोरी को, इस इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कराना है, तो कोई रास्ता चाहिए, और वो रास्ते का नाम है डेटा बस, ठीक है। तो ये है डेटा बस। डेटा बस अब बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि आप मेमोरी से डेटा रीड भी कर सकते हो, ठीक है। मेमोरी से डेटा सीपीयू में आएगा, या फिर आप इंफॉर्मेशन जो है वो सीपीयू से मेमोरी में राइट भी कर सकते हो। वहाँ पे लिख सकते हो जाके कि अगर हमने 2+2 किया तो रिजल्ट 4 आया, तो वो 4 हमें कहाँ स्टोर कराने हैं? वापस से मेमोरी में स्टोर कराना है। सो दैट इज वाई इसका डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल डेटा बस का। लेकिन सीपीयू जो है वो जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल है। आप सिर्फ यहाँ से बता सकते, सीपीयू ही हमेशा बताएगा कि किस एड्रेस पर इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। फिर हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि डेटा बस से और एड्रेस बस से कनेक्टेड होते हैं। उसके लिए कॉमन बस ही यहाँ पे शो कर दी है, रिप्रेजेंट कर दी है।
अब एक और मॉडल है जो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जो कि है हार्वर्ड। ठीक है, ये जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, इसमें सीपीयू है, ठीक, लेकिन जो मेमोरी है दो अलग अलग पीस है। ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी एक ऑल टुगेदर अलग पीस है और डेटा मेमोरी जो है वो एक ऑल टुगेदर अलग पीस है। इसके लिए एड्रेस बस भी अलग है डेटा मेमोरी के लिए। प्रोग्राम मेमोरी जिसको हम कोड मेमोरी भी बोल रहे हैं, उसके लिए भी एड्रेस सेपरेट है, एड्रेस बस। जो डेटा बस है वो भी सेपरेट है, डेटा बस डेटा मेमोरी के लिए भी सेपरेट है। यानी मेरा जो सीपीयू है वो एक ही समय पर दोनों काम कर सकता है, क्योंकि एक ही समय पर प्रोग्राम मेमोरी से भी इंस्ट्रक्शन लेकर आ सकता है और उसी समय पर डेटा मेमोरी पर कोई इंफॉर्मेशन लेकर आ सकता है या फिर वापस राइट कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों मॉडल में। अब मेरा क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि इन दोनों मॉडल में से फास्ट कौन सा होगा। लेफ्ट वन इज दी वॉन न्यूमन मशीन, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, एंड राइट वन इज दी हार्वर्ड मशीन। ठीक है, शेयर योर व्यूज इन चैट बॉक्स कि दोनों में से फास्ट कौन हो। So Neha Mebada says Harvard, right one. Be specific when you are answering, right? But yes, the right one is the right answer, right? Harvard, yes. सभी का आंसर है कि हार्वर्ड ही फास्ट होगा। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। डोंट यूज द वर्ड राइट वन और राइट, राइट। तो दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने यहाँ पे यूज की हैं। इज माय स्क्रीन विजिबल? वंस अगेन आई गॉट बैक टू दिस स्लाइड्स। इज इट विजिबल? Yes, sir. Okay, thank you. Now we have these two types of machine. Left one is the von Neumann machine and right one is the Harvard machine. तो जैसा कि आप लोगों ने बताया, जो राइट वाली मशीन है वो फास्ट काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। उसका रीजन भी ऑब्वियस है कि हमारा सीपीयू पहले, अगर मुझे है तो पहले एक साइकिल इंस्ट्रक्शन को लेकर आने में लगेगी, कोड को लेकर आने में लगेगी, और उसके बाद जो भी मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, या कुछ डेटा है मेरे पास में, मेरे को उसे राइट ना है, तो उसके लिए एक अलग से साइकिल लगी। या फिर ऐसा समझे कि मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि 2+2, ठीक है, ये मेरे सीपीयू को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसका कोड आएगा। तो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक साइकिल लग गई। फिर वो जो 2 और 2 हैं वो आएंगे मेमोरी में से, तो उसके लिए साइकिल्स लगेंगी, और तब जाके मेरा 2+2 = 4 कंप्यूट होगा। हार्वर्ड मशीन में आपका प्लस उसी समय पर आ जाएगा और उसी समय पर आपका डेटा भी आ जाएगा। तो जो काम आपको करने में यहाँ पे 2 साइकिल्स लग रही थी, वो काम यहाँ पे सिर्फ एक ही साइकिल में साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो जाएगा। एंड दैट इज द ऑब्वियस रीजन कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है वो फास्ट है कंपेयर टू दी वॉन न्यूमन मॉडल। बट अगेन कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो वॉन न्यूमन इजी है और हार्वर्ड जो है कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आगे चलते हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स वी कैन स्किप, इसमें सभी वही पुरानी चीजें लिखी हुई कि विच वन इज फास्ट एंड लो। अच्छा, देयर इज वन मोर टर्म। Now the title of slide is microprocessor versus microcontroller. I am assuming that this slide is visible to you all. Is it visible? Can somebody please tell me? Yes, sir. Okay, thank you. So microprocessor in the left hand side, कोई भी आप एक कंप्यूटर ले लीजिए, तो किसी भी कंप्यूटर में क्या होगा, एक प्रोसेसर होगा, ठीक है, एक मेमोरी होगी जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, एक और मेमोरी होगी जो कि डायनेमिक मेमोरी होगी, ठीक है, जहाँ पे हम कुछ कंप्यूटिंग करेंगे, उसे हम बोलते हैं रीड राइट मेमोरी या फिर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आप इंटरनेट चलाना है, आपको सीरियल पोर्ट्स, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या था, यूनिवर्सल सीरियल बस, सो दैट इज अ सीरियल इंटरफेस। तो अगर हमें कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए पैरेलल पोर्ट्स होंगी, जिसको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बोला है, या फिर सीरियल इंटरफेस होगा। तो दीज आर बेसिकली पोर्ट्स जिससे मेरा जो प्रोसेसर है वो बाकी दुनिया से या बाकी जो सिस्टम्स अटैच्ड है मेरे प्रोसेसर से, उनसे कम्युनिकेट करें। टाइमर होगा टाइम के लिए, ठीक है।
लेकिन किसी कंप्यूटर में क्या होता है, ये चीज़ें अलग अलग इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक अलग इंटीग्रेटेड सर्किट है, रोम जो है वो एक अलग इंटीग्रेटेड सर्किट होगी जो कि वायर्स के थ्रू, जिसको हम बस बोलते हैं, बस के थ्रू कनेक्टेड होगी। मेरी जो रैम होगी एक अलग पीस होगा जो कि अगेन कनेक्टेड होगा, लाइकवाइज पोर्ट्स और टाइमर भी। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई मेरा माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, तो उसी पूरे माइक्रो कंट्रोलर के सारे एलिमेंट्स को उठाकर आपने एक सिंगल वेफर, सिलिकॉन वेफर इंटीग्रेटेड सर्किट पे अगर डेवलप कर दिया तो वो माइक्रो कंट्रोलर हो जाता है। यानी प्रोसेसर भी वही है उसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर, अब एक ही चिप है मेरे पास में, उस एक ही चिप में प्रोसेसर भी है, रोम भी है ना, रैम भी है, सीरियल इंटरफेस भी है, टाइमर भी है, आईओ पोर्ट्स भी है। तो सभी चीज़ें अगर एक ही सिलिकॉन वेफर पर, एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट पर आ जाती हैं तो अब हम उसे माइक्रो कंट्रोलर बोलना शुरू कर देते हैं। दोनों के कुछ फ़ायदे नुकसान हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका कंप्यूटर में यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर कहाँ यूज़ होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर आपका एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है। मेमोरी और आईओ डिवाइसेस हैं किसी कंप्यूटर में, वो आपको अलग से कनेक्ट करने पड़ेंगे, यानी आपको बस से, वायर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में वो वहीं पर प्रेजेंट है, उसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर प्रेजेंट है, तो आपको कुछ भी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। सो मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट्स आर इंटरनली प्रेजेंट, वहीं पर। इस बाद में फिर सिंस एक्सटर्नल मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट द सर्किट बिकम्स लार्ज, तो क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली बड़ी सर्किट बनेगी, बड़ा पीसीबी बनेगा इसको डेवलप करने के लिए। जबकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें उसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही हैं, तो जो सर्किट का साइज़ होगा वो भी स्मॉल होगा कंपैरेटिवली एक कंप्यूटर से। फिर कॉस्ट जो है ये यहाँ पे ज़्यादा होगी माइक्रो प्रोसेसर में, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, तो पीसीबी बनाने की कॉस्ट लगेगी, उसको डिज़ाइन करने की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वो इंटीग्रेटेड सर्किट एक ही है तो कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली कम रहेगी। पावर सेविंग फीचर ये ऑब्सोल्यूट है, आजकल माइक्रो प्रोसेसर्स में भी होता है, सो लेट्स स्किप दिस। माइक्रो प्रोसेसर जो है इज़ बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यानी कि प्रोग्राम और डेटा जो ही एक ही मेमोरी के पीस पर प्रोग्राम भी है और डेटा भी है। जैसे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो जो प्रोग्राम है वो हार्ड ड्राइव पे होता है, वहीं पे डेटा भी होता है, फिर वो प्रोग्राम रैम में आता है, देन फिर एग्जीक्यूट होती है। माइक्रो कंट्रोलर एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर मॉडल है, यानी कि प्रोग्राम पीसेज है। प्रोग्राम कहाँ लिखा होगा मेरा, रीड ओनली मेमोरी में लिखा होगा, रोम में लिखा होगा, जबकि मेरा डेटा कहाँ होगा, डेटा होगा मेरा रैम में, रीड राइट मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, ये एक नोट करने वाली चीज़ है। ओके, कंप्यूटर्स जो हैं, सॉरी, जो माइक्रो प्रोसेसर है कहाँ यूज़ होगा, ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स में। और ये एम्बेडेड सिस्टम हमने पहले ही बोला था, एम्बेडेड सिस्टम क्या हो गया, आपके MP3 प्लेयर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। एक और चीज़ जो है वो है कि क्योंकि ये कंपोनेंट्स लेफ्ट में कंप्यूटर में अलग अलग हैं, तो आप इनके साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हो। ये अगर मेरे पास में एक कंप्यूटर है, आप लोगों ने किया भी होगा, अगर मेरे पास में कंप्यूटर है तो आप उसके रैम के साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। मेरा अगर सिस्टम स्लो चल रहा है 2 GB रैम पे, तो मैं उसे 4 GB 8 GB में अपग्रेड कर दूंगा, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में वो जो मेमोरी है वो मेरे उस चिप पर ही है, और आप चिप को तो ओपन करके उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो, तो फिर ये जो सभी रिसोर्सेज हैं, अगर एक बार आपने एक माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट कर लिया तो डिवाइस में आपने सिलेक्ट किया है, आपको उसी से डिज़ाइन आपका सिस्टम करना पड़ेगा, आप उसके अंदर बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये एक ख़राब चीज़ भी है माइक्रो कंट्रोलर के लिए कि आप बाद में अपग्रेडेशन करने की पॉसिबिलिटी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स में नहीं होती। इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कहाँ यूज़ होते हैं, छोटे कंप्यूटिंग, जब भी हमें बहुत कम कंप्यूटिंग करनी होती है तब हम माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि MP3 वॉशिंग मशीन, यहाँ पे बहुत दिमाग की ज़रूरत नहीं है, तो हम फिर ना ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, वहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट इन दिस एम्बेडेड सिस्टम। किसी के कुछ डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करें।
Oscar Gupta has no doubt. Anybody else? चलिए, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि और उसके बाद में फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। कल से हम लोग ऑर्डिनो पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसके पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ठीक है। वो कहाँ से डाउनलोड होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे थोड़ा बहुत उसको यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एंड देन वी विल क्लोज टुडेज सेशन, राइट। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे को आपको पूछनी है, आप लोग अभी सोच लीजिए, फिर मेरे को बताइएगा। कल का सेशन शाम में रखना है ये, क्योंकि कल संडे है, राइट। सो वी कैन हैव दिस सेशन इन द मॉर्निंग ऑल्सो, वी कैन हैव इट अराउंड 10 और 11, राइट। तो आप लोग डिस्कस करके प्लीज इन्फॉर्म टू द मेंटर ऑफ योर ग्रुप, एंड he or she will convey that to me, right? So anyway, ऑर्डिनो के बारे में इसी बात कर लेते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है, कल हम फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो माय स्क्रीन इज विजिबल आई गेस। जहाँ से आपको डाउनलोड करोगे उसके लिए जो वेबसाइट है वो है ordino.cc। फॉन्ट अगर बहुत छोटा है तो लेट मी पेस्ट इट हियर। दिस इज द URL ardino.cc, ठीक है, ये वो वेबसाइट है। इसको हम ओपन कर देख लेते हैं। तो ये पेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ज़्यादातर के पास में विंडोज़ होगा, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं तो भी मेरे ख्याल में सपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको जाना है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में आपको जाना है डाउनलोड्स में, ठीक। तो सॉफ्टवेयर के बाद कहाँ जाएंगे? डाउनलोड्स में। लेट मी कॉपी दिस थिंग ऑल्सो। ठीक, जब आप सॉफ्टवेयर के डाउनलोड्स में चले जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड दी ऑर्डिनो आईडी। तो ये जो है वो लेटेस्ट वर्जन है ऑर्डिनो का, विच इज़ 1.8.12, ठीक। अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज सपोर्ट करता है, लिनक्स सपोर्ट करता है, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स दी मैक ओएस, ठीक। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है अकॉर्डिंगली आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। जिसके पास में भी लैपटॉप है, कल की क्लास के पहले आप प्लीज़ ये चीज़ कर लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर ये एक आइकन, ठीक है, ऑर्डिनो, ये एक आइकन जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करिए। तो आपका ये पेज जो है, आई एम जस्ट चेंजिंग द फॉन्ट साइज, ये बहुत कम है, ठीक। तो ये एक इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हम कल करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है sketch_May 30A। इसका क्या जो है वो जनरली वर्ड यूज़ होता है इसकी फाइल के लिए। जो भी हम इसमें जो भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कई बार सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो इट्स अ प्रोग्राम, इट्स अ .c एक्सटेंशन, राइट। यहाँ पे हम उसको बोलेंगे स्केच। May 30 ये डिफ़ॉल्ट नेम है जो आता है, आप इसको चेंज कर सकते हो क्योंकि आज 30 तारीख है, 30 मई है। और ए जो है क्योंकि ये पहला बार मैं लिखूंगा, ठीक है, तो डेट इज़ वाई ए इज़ हेयर। अगर मैं एक और विंडो, लेट से मैं फाइल में गया और मैंने यहाँ पे न्यू
क्लिक किया तो ये चेंज हो जाएगा May 30 B से। दैट मीन्स ये दूसरा है ना आज की डेट में। अगर एक और ओपन में यहाँ पे करता हूँ तो वो C हो जाएगा May 30 C। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल, ऑर्डिनो 1.8.10। तो ये है वर्जन, यानी मेरे कंप्यूटर पर जो ऑर्डिनो है वो पुराना वर्जन है। कौन सा वर्जन है? 1.8.10। दिस इज द वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर से करते क्या है? सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कुछ प्रोग्राम लिखोगे, उस प्रोग्राम को आप बंद कर देते हो एक हार्डवेयर पे, ठीक है? आप उसे अपलोड करते हो एक हार्ड पे। लेट मी शो यू दैट हार्डवेयर ऑल्सो। तो ये बोर्ड है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स होते हैं। ये बोर्ड मेरे पास में है फिलहाल। ऑर्डिनो ऊनो भी आता है एक और बोर्ड, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बोर्ड पर एक माइक्रो कंट्रोलर है। अगर आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आई डोंट नो वेदर फॉन्ट इज विजिबल बट इट इज़ 8MECA2560। तो ये एक AVR सीरीज़ का माइक्रो कंट्रोलर है। इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ में बहुत सारी और चीज़ें इस बोर्ड पर ऑलरेडी हैं, जिससे हमारा सिस्टम ईजी हो जाता है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे लेफ्ट में ये USB पोर्ट है, यानी आप कंप्यूटर को इससे कनेक्ट कर सकते हो। ये एक और इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि कंप्यूटर की भाषा को इसकी भाषा में कन्वर्ट करती है। हम समझेंगे आगे जो भी टर्म्स हैं, ठीक है? ये रीसेट का बटन है, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है इसको फंक्शन करने के लिए। वोल्टेज रेगुलेटर है कि अगर वोल्टेज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो ये बोर्ड पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। ये जो ब्लैक है पोर्शन है, ये सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, यानी आप यहाँ से LEDs, LCDs या और कोई भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड दी पोर्ट्स, ठीक है? तो इस बोर्ड पर आपको क्या काम करना है? लेट से मैंने अगर एक LED कनेक्ट करी इस बोर्ड पे, तो उस LED को अगर ऑन ऑफ करना है, मेरे का एक स्विच है, मुझे इस स्विच से कुछ डेटा लेना है। मेरे पास में एक LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो मेरे को उस पर हेलो एवरीवन प्रिंट कराना है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप इस बोर्ड पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे। और अब वो फंक्शन कैसे करेगा उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना होगा। तो वो जो प्रोग्राम है वो आप कहाँ लिखेंगे? वो आप इस पोर्शन में लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक प्रोग्राम लिखेंगे और वो प्रोग्राम हम अपलोड कर देंगे हमारे इस बोर्ड में, और ये बोर्ड अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा, ठीक है? क्या इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई? If anyone has any doubt regarding this, please let me know. मुझे पढ़ाते हुए 1 घंटा हो चुका है और किसी के पास में कोई भी डाउट नहीं है। So whether हेलो सर। प्लीज कंटिन्यू। सर आप मदरबोर्ड की और जानकारी दीजिए। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडेड? आदित्य? यस सर। यस आदित्य, प्लीज गो अहेड। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिकली? सर उसके पार्ट्स के बारे में, जैसे कि उसके अंदर कौन सी तरह की चिप्स और बाकी सब पोर्ट्स और बाकी कौन कौन से पोर्ट्स और अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बताइए।
एक बेसिक दिस इज द बेसिक मदरबोर्ड दैट वी हैव, और इसमें प्रोसेसर्स तो होंगे ही। इसके अलावा आजकल कार्ड्स आते हैं, बल्कि पहले भी आते थे। जैसे कि डिस्प्ले के लिए एक अलग कार्ड होगा, एक पूरी एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड यूनिट होगी जो यहीं पीसीबी पर डेवलप की हुई होगी, और उस पर्टिकुलर पोर्शन का काम है कि वो सिर्फ मॉनिटर से इंटरफेस करता है। ठीक है, फिर पोर्ट्स हो गए, तो हमारे पास में कोई ना कोई एक चिप होगी। ठीक है, सर्किट्स है, तो वो हमारे कंप्यूटर को इनेबलेंगी सो दैट माय कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद यूएसबी डिवाइसेस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में ईथरनेट इज द वर्ड विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर लैन। कंप्यूटर में आप वो जो लैन केबल लगाते हो या ईथरनेट केबल लगाते हो, यहाँ पे दिख रही है, तो उसके एक अलग पूरा प्रोसेसिंग यूनिट होगा जो कि अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा। यहाँ पर आपकी रैम होगी। ठीक है, आप लोगों ने अगर ओपन करके कभी देखा है तो यहाँ पे आपकी रैम लगी होती है इस पोर्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके मदरबोर्ड में। लेट्स कीप अपग्रेडिंग नए फीचर्स के साथ में भी, और पुराने अगर चीज़ों में कोई इशू है, आई मीन कोई बग वगैरह है, तो वो भी अपग्रेड होता है। ऑल्दो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी टेस्टेड, आई मीन दे आर टेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम आपको सेल करने के पहले, क्योंकि ये पूरा हार्डवेयर है, और अगर एक बार बन गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपग्रेड एक बार मार्केट में लॉन्च होने के बाद। ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो वीडियो कार्ड्स हैं आपके पास में, ऑडियो कार्ड्स हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल है, वाईफाई मॉड्यूल है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें हैं आपके मदरबोर्ड में, और ये सारी की सारी चीज़ें इन द कंट्रोल ऑफ योर सीपीयू फंक्शन करती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम जो है DDR3 एंड ऑल, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज आपकी अपग्रेड हो रही है। Any other doubts? Anyone? So shall we close this session for today? आज के लिए बंद करें? Okay, I came to know that you people have a WhatsApp group, right? So, or whether it is not, just tell me. Can I take tomorrow start at 10 a.m., 10 or 11 a.m. around that? It will be a 1.5 or 2 hour session, right? 1.5-2 घंटे के अराउंड हम एक सेशन का ले लेंगे। So you are okay with it? Okay. So I will ask the moderator of this session whether it is okay with all of you or not. Okay. So thank you so much, guys, for being here, for a patient listener, and let's call this as a day, right? And we'll meet tomorrow in the morning or in the evening, right? I will discuss with the moderator. Okay. So catch you later, guys. Thank you so much. Bye bye.